दोस्तों, जब खुद के घर के लोग ही उंगली उठाने लगे, जब खुद ही पार्टी के पुराने दिग्गज ही आंख दिखाने लगे, जब वो लोग जिन्होंने कभी कंधे से कंधा मिला करके सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी वही जेल का पता बताने लगे, तो समझ जाइए मामला बहुत गंभीर है। और यही आज हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ये नाम आप सब जानते हैं, कोई नया आदमी नहीं है। पुराने बीजेपी नेता हैं, कभी हार्वर्ड में पढ़ाया करते थे, कभी कोर्ट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को घसीट लाए थे, कभी नेशनल हेराल्ड केस में बड़ी लड़ाई लड़ी। यानी बीजेपी के लिए बरसों तक तलवारबाजी करने वाला आदमी, और ये आदमी आज खुलेआम कह रहा है कि नरेंद्र मोदी का बुढ़ापा जेल में कटेगा। सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई सोशल मीडिया की अफवाह है, कोई विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, लेकिन नहीं, ये बात एक ऐसे आदमी ने कही है जो खुद बीजेपी में रहा है, जो खुद इस पार्टी की मशीनरी को अंदर से जानता है, जो जानता है कि कहाँ क्या फाइल दबी हुई है और कब वो फाइल बाहर निकल सकती है। इसीलिए इस बयान को हल्के में लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। ये एक भविष्यवाणी है और भविष्यवाणियां यूं ही नहीं की जाती, इसके पीछे बहुत कुछ छिपा होता है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी की खासियत ये है कि वो जब बोलते हैं तो पूरी तैयारी से बोलते हैं, सबूत उनके पास होते हैं, कागजात उनके पास होते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें रोक सके। मोदी सरकार जब भी सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ कुछ करना चाहती है तो एक बार सोचती जरूर है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी के पास वो हथियार है जो बहुतों की नींद हराम कर सकते हैं। इसीलिए वो लगातार बोलते रहते हैं, कभी मोदी के इस्तीफे की मांग करते हैं, कभी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं, कभी अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हैं, और कोई उन्हें रोक नहीं पाता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से बीजेपी उन पर हाथ नहीं डाल पाती है। दोस्तों, उनकी आज की भविष्यवाणी बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी सत्ता से हटेंगे उसी दिन से उनके काले चिट्ठे बाहर आने शुरू हो जाएंगे और उनका बुढ़ापा जेल में कटेगा। अब ये बात हवा में नहीं है, इसके पीछे कई मामले हैं जो आज भी अनसुलझे पड़े हैं, जो फाइलें आज बंद है, कल खुल सकती हैं, जो सबूत आज दबे हुए हैं कल सामने आ सकते हैं। बस सत्ता बदलने की देर है और सुब्रमण्यम स्वामी यही तो कह रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं उन आरोपों की जो पिछले कई सालों से मोदी सरकार पर लगते रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे ताज़ा मामला है चुनावी बांड का। ये मामला अपने आप में इतना बड़ा है कि पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक तक करार दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ये पूरी योजना पारदर्शिता के खिलाफ है, और जब आंकड़े सामने आए तो होश उड़ गए। हजारों करोड़ रुपए चंद बड़ी कंपनियों से बीजेपी के खाते में गए, और इनमें से कई कंपनियां ऐसी थी जिन पर ईडी की जांच चल रही थी, कई ऐसी थी जिन्हें बड़े सरकारी ठेके मिले थे, कई ऐसी थी जिनकी टैक्स जांच चल रही थी। यानी सीधा सीधा लेन देन का मामला, जांच बंद कर दो, बांड ले लो, ठेका दे दो, बांड ले लो। ये वो घोटाला है जिसकी गूंज बहुत लंबे समय तक सुनाई देगी, और जब सत्ता बदलेगी तो ये फाइल सबसे पहले खुलेगी। दोस्तों, दूसरा बड़ा मामला है पेगासस का। ये जासूसी सॉफ्टवेयर था जो इजरायली कंपनी बनाती है, और ये सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों को बेचा जाता है। यानी अगर किसी के फोन में ये घुसा तो सरकार ने घुसाया। और भारत में क्या हुआ, विपक्षी नेताओं के फोन में ये मिला, पत्रकारों के फोन में ये मिला, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के फोन में ये मिला, यहाँ तक कि जजों के फोन में भी इसकी मौजूदगी के संकेत मिले। सुप्रीम कोर्ट ने जब जांच का आदेश दिया तो सरकार ने कोर्ट को भी पूरी तरह सहयोग नहीं किया। कमेटी बनी, रिपोर्ट आई, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने दी। सवाल ये उठा कि अगर सरकार निर्दोष है तो जांच में मदद क्यों नहीं की। ये भी कोई फाइल है जो सत्ता बदलने में खुल सकती है, और जब खुलेगी तो बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। दोस्तों, तीसरा मामला है राफेल का। ये लड़ाकू विमान की खरीद का मामला था। कांग्रेस के समय में यूपीए सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, तब कीमत कुछ और थी। मोदी सरकार आई तो कीमत 3 गुनी हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कंपनी को ये ठेका मिला वो एक ऐसी कंपनी थी जिसका इस क्षेत्र में कोई अनुभव नहीं था, बल्कि उसका गठन ही ठेका मिलने से कुछ हफ्ते पहले हुआ था। ये सब देख करके पूरे देश में हड़कंप मच गया था। राहुल गांधी ने बहुत सवाल उठाए, लेकिन जांच नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां से भी क्लीन चिट मिली। लेकिन दोस्तों, क्लीन चिट का मतलब ये नहीं है कि मामला बंद हो गया। जब भी सत्ता बदलेगी इस फाइल को दोबारा खोला जा सकता है और तब बहुत कुछ सामने आ सकता है।
दोस्तों चौथा बड़ा मामला है नोटबंदी का। 2016 की वो रात याद है, रात 8 बजे मोदी जी टीवी पर आए और घोषणा कर दी कि 500 और 1000 के नोट अगले 4 घंटे में बेकार हो जाएंगे। पूरा देश हिल गया, लोग एटीएम की लाइनों में लग गए, सैकड़ों लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए, छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद हो गई, लाखों लोगों की नौकरियां चली गई। और मकसद क्या था? कहा गया कि काला धन बाहर आएगा, लेकिन बाहर क्या आया? बाद में आरबीआई ने खुद कहा कि लगभग 99% नोट वापस बैंक में जमा हो गए, यानी काला धन बाहर आया ही नहीं। तो फिर इतनी बड़ी तबाही किस लिए हुई? ये सवाल आज तक अनुत्तरित है, और ये भी वो मामला है जिसकी असली जांच कभी नहीं हुई। कल किसी दिन जांच हो सकती है और तब बहुत कुछ खुल सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं गुजरात दंगों की। ये पुराना मामला है, बहुत पुराना, 2002 का। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात में जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। हजारों लोग मारे गए, हजारों बेघर हुए, सैकड़ों महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। इस मामले में मोदी जी पर सीधे आरोप लगे थे, कई मुकदमे चले, एक एसआईटी बनी, बाद में उन्हें क्लीन चिट भी मिली। लेकिन सवाल अभी भी बंद नहीं हुए हैं। पत्रकार तिस्ता सेतलवाड़ ने इस मामले में बहुत लड़ाई लड़ी, कुछ पुलिस अधिकारियों ने भी अपने बयान दिए। संजीव भट्ट जैसे आईपीएस अधिकारी को आज भी जेल में रखा गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ गवाही दी थी। ये पूरा मामला अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका भी एक दिन जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी जब जेल की बात करते हैं तो वो शायद इन सब मामलों को ध्यान में रख कर के बात करते हैं, क्योंकि इनमें से एक भी मामला अगर ठीक से खुला और निष्पक्ष जांच हुई तो बहुत कुछ सामने आ सकता है। लेकिन दोस्तों बात यहीं तक नहीं है, और भी कई मामले हैं। एक और मामला है सोहराबुद्दीन शेख का। ये भी 2005 का मामला है, कथित मुठभेड़। इसमें अमित शाह पर आरोप लगे थे और मोदी सरकार पर सवाल उठे थे। जज लोया की मौत का मामला है। ये जज सोहराबुद्दीन केस की सुनवाई कर रहे थे और अचानक उनकी मौत हो गई। कहा गया कि दिल का दौरा, लेकिन उनके परिवार ने सवाल उठाए। जज का बेटा खुलेआम कहता है कि उनके पिता की मौत साधारण नहीं थी, लेकिन इस मामले की भी कभी असली जांच नहीं हुई। ये भी वो फाइल है जो आगे कभी खुल सकती है। दोस्तों अडानी का मामला भी बड़ा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी जिसमें बहुत बड़े खुलासे थे। कहा गया कि अडानी समूह ने शेयर बाजार में हेराफेरी की। कहा गया कि विदेशों में मुखौटा कंपनियां चला रहे हैं। कहा गया कि अडानी और मोदी के करीबी रिश्ते हैं। इस पर पूरे संसद में हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए, लेकिन जांच नहीं हुई। सेबी ने खानापूर्ति की संयुक्त संसदीय समिति की मांग खारिज कर दी गई। ये भी एक ऐसा मामला है जिसकी असली परतें कभी नहीं खुली, और शायद इसलिए सुब्रमण्यम सामू को लगता है कि एक दिन ये सारी परतें खुलेंगी और तब मोदी जी के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों जो बात सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं वो कोई अकेला नहीं कर रहा। सत्ता के गलियारों में ये चर्चा आम है कि अगर कभी सरकार बदली तो कई बड़े नाम फंसेंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ है उसका हिसाब कहीं ना कहीं तो रखा जा रहा है, और ये हिसाब एक न एक दिन देना पड़ेगा। इतिहास इस बात का गवाह है। इंदिरा गांधी को भी हिसाब देना पड़ा था। जो बड़े बड़े शासक थे सबको एक न एक दिन जनता के सामने आना पड़ा, और मोदी जी कोई अपवाद नहीं है। दोस्तों अब देखिए कि आज जो नेता जेल में हैं उनके साथ क्या हुआ। अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया, महीनों तक जेल में रखा गया, दिल्ली की सरकार लगभग ठप कर दी गई, और आखिर में क्या हुआ? बाइज्जत बरी। कोर्ट ने कहा कि सबूत नहीं है, यानी बिना सबूत के इतने महीनों तक जेल में रखा गया। ये क्या है? ये राजनीतिक बदला है। मनीष सिसोदिया के साथ यही हुआ, संजय सिंह के साथ यही हुआ, हेमंत सोरेन के साथ यही हुआ, कांग्रेस के कई नेताओं के साथ यही हुआ। ये पूरा पैटर्न बता रहा है कि सत्ता का इस्तेमाल विरोधियों को दबाने में हो रहा है। लेकिन दोस्तों ये भूल नहीं करनी चाहिए, जब सत्ता बदलती है तो ये खेल उल्टा भी हो सकता है। जो लोग आज दूसरों को जेल भेज रहे हैं कल वो खुद जेल में हो सकते हैं। इतिहास में ये बार बार हुआ है और आज सुब्रमण्यम स्वामी यही बता रहे हैं। दोस्तों इस बीच एक और बड़ी बात हुई। कर्नाटक के मंत्री और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने आरएसएस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आरएसएस संविधान को नहीं मानता, आरएसएस मनुस्मृति को मानता है, आरएसएस तिरंगे का सम्मान नहीं करता, आरएसएस स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर काला दिवस मनाता रहा है। ये आरोप बहुत गंभीर है और ये आरोप कोई नए नहीं है। इतिहास में इनकी जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि आरएसएस एक पंजीकृत संगठन है, यानी इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई कागजी वजूद नहीं है, कोई कानूनी पहचान नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये
सत्ता की हर सुविधा का लाभ ले रहा है। इसके प्रमुख मोहन भागवत को जेड+ सुरक्षा दी गई है। जेड+ सुरक्षा भारत में सबसे ऊंची श्रेणी की सुरक्षा है। इसमें कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, विशेष प्रोटोकॉल सब कुछ शामिल है और इसका खर्च 40 से 50 लाख रुपए प्रति महीना है। ये पैसा किसका है? ये पैसा जनता का है, हमारा और आपका है। हम टैक्स भरते हैं और वो पैसा एक ऐसे संगठन के प्रमुख की सुरक्षा में लगता है जिसका खुद कोई कानूनी वजूद नहीं है। ये कैसे संभव है? ये सवाल हर देशवासी को पूछना चाहिए। दोस्तों, इसकी तुलना मुकेश अंबानी से कीजिए। मुकेश अंबानी को भी जेड+ सुरक्षा है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा का पूरा खर्च खुद देते हैं। एक बड़े व्यापारी होने के नाते वो जानते हैं कि ये उनकी निजी सुरक्षा है, इसका बोझ जनता पर क्यों डाला जाए। लेकिन मोहन भागवत जी क्यों नहीं देते? आरएसएस के पास पैसा है, बड़े बड़े संस्थान चलाता है, लाखों स्वयंसेवक हैं, तो अपनी सुरक्षा का खर्च खुद क्यों नहीं देते? बॉम्बे हाई कोर्ट में इसको लेकर के याचिका भी दायर हुई। कहा गया था कि आरएसएस को अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना चाहिए, लेकिन सरकार ने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ये भी दोहरा मापदंड है। दोस्तों, आरएसएस और बीजेपी के बीच का रिश्ता भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लोकसभा चुनाव से पहले जेपी नड्डा ने खुलकर कहा कि बीजेपी अब आरएसएस पर निर्भर नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले अटल जी के ज़माने में हमें आरएसएस की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में पार्टी इतनी मजबूत है कि हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। ये बयान बहुत बड़ा था, इससे संघ में नाराज़गी फैल गई और फिर क्या हुआ? बीजेपी 240 पर अटक गई, बहुमत से बहुत पीछे। और उसके बाद क्या हुआ? मोदी जी सीधे नागपुर पहुंच गए, संघ मुख्यालय, जहां बरसों से नहीं गए थे। अचानक जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए संघ का सहारा चाहिए। यही असली सच्चाई। बीजेपी संघ के बिना कुछ नहीं है, और अब जब हालात बदल रहे हैं तो संघ भी अपने पत्ते खोल रहा है। दोस्तों, हाल ही में जो हुआ वो भी बहुत दिलचस्प है। मोहन भागवत ने खुले तौर पर छात्रों का समर्थन कर दिया, कहा कि जेनजी पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है, उनसे संवाद होना चाहिए, उन पर गोलियां नहीं चलानी चाहिए। ये सीधा सीधा अमित शाह पर हमला था, और इससे ये भी साफ हो गया कि संघ अब बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व से खुश नहीं है। संघ चाहता है कि नेतृत्व बदले, और अगर संघ ने ठान लिया तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जानते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है, वो जानते हैं कि कब क्या होगा, वो जानते हैं कि जिस दिन नरेंद्र मोदी की कुर्सी गई उस दिन उनके इर्द गिर्द जो सुरक्षा की परत है वो टूट जाएगी, और उस दिन से पुराने मामले खुलने लगेंगे। एक एक करके सारी फाइलें बाहर आएंगी, और तब क्या होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि जो कुछ भी छुपा है वो हमेशा के लिए नहीं छुपा रह सकता। सच का दफन होना मुश्किल है, एक न एक दिन वो बाहर आता ही है। दोस्तों, कुछ लोग तर्क देते हैं कि मोदी जी तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे, जेल जाने का सवाल ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक भावनात्मक तर्क है। असल में जब कानून अपना काम करता है तो कोई फकीर नहीं होता, कोई राजा नहीं होता, सब बराबर होता है। इंदिरा गांधी भी ऐसा ही सोचती होंगी कि उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा, जेल तक जाना पड़ा। ये इतिहास है, और इतिहास अपने आप को दोहराता है। दोस्तों, एक बात और सोचिए, जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे अनुभवी नेता ये बात कहते हैं तो इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये वो आदमी हैं जिसने बरसों बीजेपी के लिए काम किया, जिसने कोर्ट में बड़े बड़े मामले लड़े हैं, जो अंदर के हर खेल को जानता है, और आज वो खुले तौर पर कह रहा है कि मोदी जी का बुढ़ापा जेल में कटेगा। मतलब उनके पास कुछ ऐसी जानकारी है जो हमारे पास नहीं है, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो सामने नहीं आए हैं, और अगर वो सब कुछ सामने आ गया तो सचमुच बहुत बड़ा भूचाल आएगा। दोस्तों, ये भी सच है कि इस देश में कानून सबसे बड़ा है, संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, कानून के दायरे से बाहर नहीं है। जब कोई अपना काम करता है तो कोई नहीं बच सकता। और आज जो लोग सत्ता के नशे में डूबे हैं वो शायद ये भूल रहे हैं, लेकिन जब समय आएगा तब उन्हें ये याद दिलाना पड़ेगा कि आप कानून से ऊपर नहीं हैं, आप भी उसी दायरे में हैं जिसमें बाकी सब हैं। दोस्तों, आज के इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी सच होगी? क्या नरेंद्र मोदी का बुढ़ापा वाकई जेल में कटेगा? क्या आपको लगता है कि आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आरएसएस को अपनी सुरक्षा का खर्च खुद उठाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि जब सत्ता बदलेगी तो असल में पुराने मामले खुलेंगे? अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये मुद्दे बहुत बड़े हैं और इन पर हर देशवासी की राय होनी चाहिए। बहरहाल एक बात तय है, जो कुछ भी हो इस देश की जनता जागरूक है, और जब तक जनता जागरूक है तब तक कोई भी सत्ता के नशे में अंधा नहीं रह सकता। हर कदम पर
हिसाब देना पड़ेगा, हर फैसले का जवाब देना पड़ेगा। यही लोकतंत्र है, यही असली भारत है। और इसी भारत में एक दिन सुब्रमण्यम स्वामी की भविष्यवाणी भी सच हो सकती है। कब होगी, कैसे होगी, ये वक्त बताएगा, लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसी भविष्यवाणियां अक्सर सच होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।